अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, सानिया पेशावर जो कि अफसोसनाक तरीन वाक़या है इस साल के आगाज़ पर ही जो हुआ, उसमें अब तक 100 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा ज़ख्मियों का ट्रीटमेंट भी जारी है। जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म को पेश करी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि 10 से 15 किलो बारूदी मवाद का इसमें इस्तेमाल हुआ है और शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि दहशत गर्द जो है वो मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में एक एक करके ये मवाद वहाँ तक पहुँचाता रहा है ताकि किसी भी चेक पोस्ट पर या चेक पॉइंट के ऊपर आइडेंटिफाई ये ना हो जाता। और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 36 घंटे गुजरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया है। मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो डिग इन किए जा रहे हैं और ट्रेस किया जा रहा है कि आया क्या मुहर्रिकात हैं इसके और क्या इसके पीछे मोटिवेशन हो सकती है। इसके अलावा जो अगर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर ज़ख्मियों का इलाज जारी है, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने इस मौके पर यह कहा कि इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी की जो वेव है इसको रोकने के लिए इसके ख़िलाफ़ दोबारा से ज़रब अज़ब की नौइयत का एक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। इसके लिए नेशनल कंसेंसस चाहिए और इसी तरह से ये भी उन्होंने कहा कि दोहा मुज़ाकरात के अंदर तालिबान ने यकीन दिलाया था कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है उसका इस्तेमाल अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन देख हम कुछ और रहे हैं। तो एक लिहाज से उन्होंने हिंट किया कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर आकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर लाए करती हैं। तो इन सारी जो हैं वो डिफरेंट पहलुओं के ऊपर, इन नुएंसेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आफ्ताब साहब मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नहायत अफसोसनाक वाक़या है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है और दुरुस्त फरमाया वज़ीर दिफ़ा साहब ने भी कि APS से कम ये वाक़या उससे कम बड़ा सानहा नहीं है, क्योंकि तकरीबन ट्रिपल फिगर्स में अब ये नंबर जा चुका है कैजुअल्टीज़ का। आपकी टेक क्या इस पर, किसका फेलियर है, रॉट कहाँ पर है सर? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मुज़म्मिल मौका दिया बात करने का, और जनरल साहब को मेरा सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि हम कंपेयर नहीं करें कि इसका उससे कम था या उससे ज्यादा था। इस वाक़े का वाक़या हुआ है और बहुत ही शदीद है, और एक बच्चा भी अगर किसी का जो है वो शहीद हो जाता है किसी भी वाक़े में तो वो बड़ा सानिया ही होता है। अगर हमारे लिए नहीं होता लेकिन उस फैमिली के लिए बहुत बड़ा सानिया होता है। ये तो फिर तकरीबन 100 के करीब नमाजी थे, अब ये बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे अभी तक पता नहीं चल रहा किसी का क्या सूरत हाल है। एक आध दिन बाद सही पिक्चर सामने आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया है और मेरे बिल्कुल सिंपैथीज उस फैमिलीज के साथ हैं जिनके चाहने वाले, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। और कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि घर से कोई निकलता है, मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा है और वहां पे ये वाकया पेश आ जाए तो बड़ी एक अजीब सी कैफियत होती है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा सानिया है और इससे हमने क्या सीखा, क्या मैं आज बड़ा हैरान हुआ। आपने बात की वजीर दफा साहब की, ख्वाजा साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते एंड में वो फिर वही कहानी जो है वो करके चले गए कि जी इसमें हमारे ऊपर भी ब्लेम डाल गए कि जी हम शायद इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन बात उन्होंने जो की थी उसके हिसाब से तो देखा जाए तो इनके अब वो कहते हैं ना अमजद क्या कहते हैं उनको, वो है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जी ये स्टार्ट हुआ 1985 से जब जिया-उल-हक साहब की हुकूमत थी और उसमें हमने ये सारा काम शुरू किया, हमने मुजाहिदीन बनाना शुरू कर दिए और हमने ये सारा कुछ किया और हम इस जंग में शरीक हुए। तो मुजाहिदीन जिन्होंने बनाए वो आज इनके साथ अलायंस में बैठे हैं और किसी एक ने भी खुलकर आज के इजलास में मैं समझ रहा था कि शायद उनकी तरफ से भी कोई मजम्मती बात आएगी। अभी तक जो मैंने देखा तो उसमें वजीर दाखिला, वजीर दिफा और नूर आलम साहब ने बात की, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई, जिनको हम समझते हैं कि वो भी एक किरदार है इन सारी चीजों का। क्योंकि हम उस वक्त अपने नौजवानों को जन्नत के असूल के लिए, हूरों के असूल के लिए जो है हम उनको मुजाहिदीन तैयार कर करके भेज रहे थे और उसमें बहुत सारे किरदार थे। तो उसके अंदर वो भी थे कि जो ये कहते थे कि जिनकी नर्सरी में ये आज के वजीर दफा और वजीर दाखिला तैयार हुए, इनकी क़यादत तैयार हुई, जिसको ये कहते हैं कि हमारे लिए अव्वल और आखिर यही है। तो ये सारी उसी दौर में चलते रहे। उसके बाद फिर इन्होंने मुशर्रफ साहब के ऊपर भी कुछ डाल दिया ब्लेम। लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि हम सबके ऊपर ब्लेम डालें। नहीं सर, वो तो खान साहब भी करते हैं ना ब्लेम। जिस तरह ख्वाजा साहब ने आज कहा कि अमेरिका के साथ कोऑपरेट करने का ये मतलब नहीं है कि टेररिज्म को बढ़ा लें, यहाँ पे उन्होंने भी उसी बात को सेकंड किया।
नहीं देखें ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उनको तनकीद भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना कि जैसे बात बड़ी अच्छी करते करते एंड में चले गए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, कभी कोई हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसके दौरे हुकूमत के अंदर कोई इस किस्म के वाकयात पेश आए, समझे ना। और ये मैं ये समझता हूँ कि हर हुकूमत ये चाहती है कि पीसफुल हालात हो, तो ताकि वो अपने एजेंडे के मुताबिक काम ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। इसका मैं काउंटर ले लूँ। सेनेटर गौस न्याजी साहब ने ज्वाइन किया है नून लीग से ताल्लुक। शुक्रिया गौस साहब। जिस तरह से आज पार्लियामेंट के अंदर भी गुफ्तगू हुई कि एक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, बताइएगा क्या मेजर्स अब लेने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट आपकी? और दूसरा, जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं वो गिला आपसे ये कर रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को कंडेम करना अपनी जगह, लेकिन केपी गवर्नमेंट पे और हम पर ब्लेम ना करें इस वाक़े को। जी देखिए, बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और शायद जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, इस तरह का वाक़या पहली दफ़ा हुआ है। कितना जोरदार धमाका, और वो भी पुलिस लाइन में, कि मस्जिद की छत तक उड़ गई, और पता नहीं अब तो फिलहाल में कुछ 100 के करीब पहुंचने वाली हैं शहादतें हो गई हैं। जी। और इसमें तो हम यही बिल्कुल उसके सबसे पहले जिस बात की जरूरत है, अब मैं ब्लेम नहीं करता। देखो, इससे पहले सीटीडी का जो वाक़या हुआ बन्नू में हुआ, कि वो जो सीटीडी के जो दहशतगर्द जो पकड़े हुए थे लोग, उन्होंने सीटीडी वालों ने वही उनको यरगमाल बना के जो उनकी तफ्तीश कर रहे थे, किसी को शहीद करके वे भाग निकले थे, कुछ पकड़े गए थे, कुछ नहीं पकड़े गए थे। तो उस वक्त तो इनकी हुकूमत थी। बहरहाल एक मसला ये है कि कुछ जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमतों की होती हैं, और 10 साल में वहाँ सुना पूरे जो केपी का सूबा है, वहाँ सिर्फ एक एसएसपी था, एसपी रैंक का बंदा था जो उसको देख रहा था। जहाँ के हालांकि बहुत ज्यादा, जब से अफगानिस्तान में तालिबान है तो उस वक्त तो ज्यादा वहाँ तवज्जो हुकूमत की भी होनी चाहिए, और सूबाई हुकूमत की होनी चाहिए, और वफाकी की भी होनी चाहिए। गौस साहब, ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है जो कि सूबाई नहीं वफाकी सब्जेक्ट है। ये किसका फेलियर है? फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी कहा जा रहा है इसको। अफगानिस्तान में जो पॉलिसी परसू की आपने, उसका ब्लोबैक है। उसमें फेलियर हमारा नहीं है, हमारे हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं। उसमें आप देख रहे हो, अमेरिका का इतने साल रह गए, और एक उन्होंने अपना सेटअप बनाया। उन्होंने कहा कि ये तालिबान फिर जिस तरह पहले ये लड़ते रहे आपस में, ये हमारी जो हम जो फिर फोर्स बना के जा रहे हैं, उन्होंने एक फोर्स बनाई, अमेरिका ने पूरी एक आर्मी बनाई कि ये और तालिबान लड़ते रहेंगे और हम जो है निकल जाएंगे या फिर आपस में बरसबार रहेंगे। लेकिन उनको ये अंदाजा गलत साबित हुआ, और वो जो फौज बना गए थे वो तो 4 दिन बल्कि हफ्ते के अंदर ही ठुस हो गई। फिर तालिबान आ गए, फिर तालिबान के साथ भी तल्लुकात तो कोई इस्तवार जिनके आने को सेलिब्रेट किया बहुत से सियासी लीडरान ने, किसी ने नहीं किया, सिर्फ मजहबी जमातों ने किया, और मजहबी जमातों ने वेलकम किया। गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं, ये खान साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट खान साहब तो अपना एक नैरेटिव है, वो हमेशा प्रो तालिबान कहते हैं जी डायलॉग करो। और खान साहब के दौर में जो है इनसे डायलॉग किए गए, और इनके बंदे जो 100 दहशतगर्द थे वो रिहा किए गए। नवंबर 21 की बात कर रहा हूँ। वो ये भी कहते हैं कि 5000 टीटीपी फाइटर को मैंने सेटल करवाना था केपी में लाके। वही सेटलमेंट तो सारा कुछ हो गया ना, ये सेटलमेंट करा रहे थे कि हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है। और पिछले जब 6 महीने से सवात में अभी खान साहब की हुकूमत थी, और ये आवाजें उठ रही थी कि जी इधर जो सवात में बातें बढ़ गई हैं। और ये देखो, इनका जो टेररिस्ट है, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब कहना कि जी ये वो तालिबान है जिनको हमने ट्रेन की, हमारी सपोर्ट किसी तालिबान को जहर। हमारी पॉलिसी रही है कि एक वक्त में हमने गोद तालिबान बैर तालिबान किया, अब नहीं है, अब नहीं है, अब तो नहीं होना चाहिए। अब आप हमारे सब आपने जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो हमारा दुश्मन है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। रजा साहब, आपको गुफ्तगू का हिस्सा बनाना चाहूंगा, आपकी क्या टेक है इस पर? इज दिस अ फॉरेन पॉलिसी फेलियर, या फिर हमारे यहाँ पर आइडियोलॉजिकली ही हम ये सेंस नहीं कर पाते कितना बड़ा थ्रेट हमारे अक्रॉस द बॉर्डर अगर आता है? क्योंकि जिस तरह से अफगान तालिबान की रजीम वहाँ पर आई, उसके बाद से 4 से 5000 फाइटर उनकी जेलों से निकला, और उनकी जो पोटेंशियल है वो डबल हो गई, जिसके बाद ये ब्लोबैक हमारे सामने है। किसने किया सर ये सारा कुछ? परपेट्रेटर कौन है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो इस तरह की वाकयात की एक सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि उसको वो
एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए से वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें पिछले 1 महीने से जो है सीसीटीवी के मदद से वो देखेंगे कि किन लोगों ने इसको किया, उनके माली मददगार कौन थे, सहूलतकार कौन थे, अंदरूनी और बैरूनी दोनों हमदर्दी करने वाले कौन थे। तो देखें, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अगर आप रेफर करेंगे जो कि पिछले गवर्नमेंट ने बनाई थी और उसी से फिर जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको रिवाइज किया, उससे भी पुराना है सर, उस पर कुछ भी अमल नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई चीज पुरानी नहीं, वो एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को अपडेट किया गया है। उसमें जो खामियां है वो ये है कि उसमें जो प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए हिदायत थे उसके ऊपर किसी वजह से मेरे ख्याल में काम नहीं हुआ और उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि पुलिस की जो है कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उनकी तरबियत की जाएगी, उनको अच्छे हथियार प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी। सर सेमिनारिज को रिफॉर्म किया जाएगा, ये भी उसी का हिस्सा है जिस पर कोई काम नहीं हुआ। जी हाँ, तो वो एक वीकनेस है और मेरे ख्याल में उसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ देखिए, इसमें जो है एक रोल है पूरी सिविल सोसाइटी का कि अगर वो देखते हैं कि उनके दरमियान इस तरह के लोग रह रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, पुलिस के साथ जो है उनको कोऑपरेट करना चाहिए। साथ साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन ये सिर्फ ना फेडरेशन का ना सिर्फ प्रोविंसेस का बल्कि एक जॉइंट और कंबाइंड इसके ऊपर एफर्ट होने चाहिए, उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए और एक कंसेंसस डिसीजन होना चाहिए। सर इमरानी मुआहदे का जो कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो बताता ये है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरियों की लाइफ्स को सिक्योर करना। सिविल सोसाइटी सर उसमें किस हद तक रोल प्ले कर सकती है? अल्टीमेटली द ओनस फॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट्स, तो ब्लेम तो वहीं पे। मैं सॉरी इसके साथ एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिविल सोसाइटी की भी है। अच्छा। आपके रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, इसमें एक पैगाम पाकिस्तान एक ऐसा एक एडिक्ट है, एक फतवा जारी किया गया है जिसमें कुरान की और हदीस की रोशनी में जो सुसाइड बॉम्बिंग है उसको हराम करार दिया गया है। ताहिरुल कादरी साहब का भी सर इस पर डिटेल्ड फतवा मौजूद है। जी हाँ, तो उसमें देखिए कुरान में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि अगर आपने कोई तबलीग करना है, किसी चीज को आपने पाना है, तो उसके लिए आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते और आप मौसर दलाइल के जरिए से तबलीग की इजाजत है, ये नहीं कि आप हथियार उठाएं। साथ ही ये कुरान में जिक्र है कि मुसलमान एक इंतहा मिल्लत नहीं है बल्कि एक दरमियानी राह अपनाने वाले लोग हैं। और सर मुझे ये बताइए, 3 से 4 सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करके एक सुसाइड बॉम्बर का मस्जिद में आना और पहली सफ में खड़े हो जाना, इजंट दिस अलार्मिंग? इजंट दिस के ये हर चीज को एक्सपोज कर देता है कि रेड जोन के अंदर अगर इतनी वल्नरेबिलिटी है तो आम शहरी जो प्लेसेस हैं वहां पर क्या हालात होंगे? बिल्कुल, ये एक वीकनेस है और मेरे ख्याल में फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल दोनों के ऊपर ये अच्छी बात है कि इसको तस्लीम किया गया है और उससे मेरे ख्याल में कोई ना कोई जरूर जो रेमिडियल एक्शन है वो सामने आएंगे। और मेरे ख्याल में मुझे तो कोई इस पे शक नहीं है कि जो जिन लोगों ने भी इसको किया है उसकी वो पकड़े जाएंगे और उनको करार वाकई सजा मिलेगी, चाहे वो टीपीपी ने किया है। हालांकि जो केपी गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि टीपीपी ने कहा है कि हमने ये नहीं किया, नहीं वो कुछ ऑफशूट्स हैं जिन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ली है। जी, उनका देखिए सवाद धड़ा है, उनके बाजौड़ में लोग हैं, उनके वजीरिस्तान में है और वो एक मोनोलिथ नहीं है, तो ये मालूम नहीं है कि वो किस धड़े ने किया है। और टीपीपी ने पहले तो जो है खबरें ये आ रही थी कि उन्होंने उसको कहा है कि हमने किया है, बाद में शायद उन्होंने डिनाई किया है, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है सर, इसमें मजीद बात करते हैं। चल जाएगा। ठीक है आफ्ताब साहब, आप पे क्रिटिसिज्म ये होता है कि इमरान खान साहब जिस तरह गुज़श्ता गवर्नमेंट की बात होती है वो रीसेटलमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं और बड़े अपोलोजिज्म का इजहार किया उन्होंने उस रजीम के लिए। एक भी चीज सही साबित नहीं हुई सर। अच्छा देखें मुजम्मिल, पहली बात तो ये कि ये समझने की जरूरत है
कि हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात एक जैसे ही हैं। वहां पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में आपस में रिश्तेदारी है, वो आते जाते रहे हैं, कोई ऐसा इशू। आज भी हमारी ट्रेड जो होती है ना, ट्रांजिट जो है अफगानिस्तान की, हमारे ही जरिए होती है। देखिए मैं ये समझता हूँ क्योंकि हमारी जुबान, हमारा लिबास, हमारा देखना, ये हुलिया, ये सब एक जैसा मिलता जुलता है, तो इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि किसी को आप ये समझे कि ये अफगानी है या ये पाकिस्तानी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो सेपरेट इशू है। उन्होंने कहा कि तालिबान टीटीपी को यहाँ पे सेटल करवाना था मैंने, इसमें तो कल्चर का कोई इशू नहीं है। सुने ये भी कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप बातचीत के जरिए, क्योंकि इसका एंड जो होगा, हल जो होगा किसी भी जंग का, वो बातचीत के ही जरिए होता रहा है, माजी में भी होता रहा है और अभी भी होगा, आइंदा भी होगा। बेशक धमाका करके 100 लोगों को वो मार दें, उसके बावजूद यही पॉलिसी रहनी चाहिए। इज दैट व्हाट यू सेइंग? अगर आप मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि हम जंग करना शुरू करें। ख्वाजा आसिफ साहब यही फरमा रहे हैं सर, मैं तो नहीं कह रहा। मुजम्मिल भाई बात सुने, हम यहाँ से अटैक करें, अभी तो ये पता ही नहीं है कि ये खुदकुश हमलावर कौन था। ये तो जब तहकीकात होगी, जब पता चलेगा कि ये कौन था, कहां से आया था, किसके पेरोल पे था, ये सारी चीजें आपको अभी देखनी है। क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, हमारे साथ और भी दुनिया के मामलात हैं। सर 2022 के अंदर 300 दहशतगर्दी के वाकयात केपी के अंदर हुए हैं सर। टीटीपी ने ऐलान जंग कर रखा है स्टेट के खिलाफ। मुजम्मिल भाई, हम ऐसे खित्ते में रहते हैं कि जहां पर हमारे पड़ोसी कोई और भी हैं, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, हमारे साथ दुनिया के और मामलात भी हैं। वो सीपैक को हमारे कामयाब नहीं होने देना चाहते, वो हमारे और मामलात भी हैं। तो इसलिए इसके ऊपर पूरी तहकीकात होने के बाद इस बात को समझा जाएगा कि क्या इसके पीछे कौन थे, और उसके हिसाब से इसकी तहकीकात के बाद जो भी कार्रवाई करनी है आप करें। लेकिन केपी के अंदर सर, एक मिनट, केपी के अंदर जो 300 दहशतगर्दी के वाकयात 2022 में हुए हैं, वो तो सबको मालूम है किसने किए हैं, उसके बावजूद भी कंडेम नहीं करना चाह रहे आप। आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी कमजोर है। वो कैसे? 300 वाकयात आपने कहा है कि 2022 में हुए 300 जी। सर आप अगर मुझे उसकी तरफ बता दें सर, मैं आपको अभी सेंड करवा देता हूँ सर। तो ये दहशतगर्दी हुई थी, फलानी तारीख को ये हुई थी। कराची में रोजाना दहशतगर्दी होती है, रोजाना लोगों की इज्जतें लूटी जाती हैं, रोजाना लोगों को मारा जाता है, एक एक मोबाइल के ऊपर। इसको क्या कहेंगे आप? तो मतलब अगर कराची में भी हो रहा है तो जस्टिफाई हो गया, केपी में भी होना चाहिए। नहर में डूबे, अभी जो बच्चे डैम में डूबे, ये इसको क्या कहेंगे? वो जो गाड़ी जिसके ऊपर आग लग गई है, वो क्या सिर्फ ये भी तो 100 हुए, तो वहां पे भी तो 150। सर मैंने आपसे सवाल ये किया है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो अपॉलोजिज्म क्यों शो करती है? भाई आप गलत रंग दे रहे हैं। मैं तो बयान कोट कर रहा हूँ खान साहब का। हम ये कहते हैं कि यहाँ कराची के अंदर लासानी तौर पे कितनी जंगें हुई हैं। जहाँ आपको पता है इस कराची शहर में बाहजी और सिंधी का झगड़ा हुआ है, इस कराची शहर में पठान और मुकामी लोगों का झगड़ा हुआ है, उसको हम क्या रंग देंगे? देखें, ये हमें बातचीत के जरिए, और जो हमारे, मैंने आपको पहले कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। मतलब हल है इसका। जो भी लोग हैं, आखिर इतना बड़ा धमाका खेज मामला कैसे पहुंचा? ठीक है, जेआईटी रिपोर्ट इस पर आएगी तो इस पर मजीद जाहिर बात है हकाइक सामने आएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, सानिया पेशावर पर गुफ्तगू जारी है। गौस साहब, आपसे ये सवाल कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात खासे मानी खेज़ हैं। इससे क्या मुराद है सर उनकी, और गवर्नमेंट का इस पर क्या सोच क्या है इस पर कि इलेक्शन से आपको लगता है कोई लिंक है इस दहशतगर्दी की वेव का? देखिए, जो दहशतगर्दी के हमले करा रहे हैं, मकसद उनका पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। वो हर वो स्टेप करेंगे जिससे पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल और सियासी इंतशार हो, जो मुल्क की हमारी इकानमी का हाल है वो और ख़राब हो। ये हमारे दुश्मन ही कर सकते हैं। आप दुश्मन, या हम सिर्फ दुश्मन हमारे ये नहीं कि हमारे सिर्फ हिंदुस्तान से दुश्मनी है या इंडिया से दुश्मनी है। उनके कुछ एजेंट हमारे साथ जो बॉर्डर है अफगानिस्तान में, वहाँ भी बैठे हैं और वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर करना चाहते हैं। और बहुत सी बैरूनी कुव्वत का ये भी एजेंडा है। तो ज़ाहिर इलेक्शन के नज़दीक ऐसी कार्रवाइयाँ होना, ज़ाहिर इलेक्शन में एक प्रोसेस है। अगर इलेक्शन, अब जब इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, होने जा रहे हैं, अगर 2 महीने बाद नहीं होगा 6 महीने बाद हो जाएंगे, तो इस मौके पर ज़रूर किसी कई कुव्वतों का हाथ है ताकि पाकिस्तान को इलेक्शन में प्रोसेस में ना हो सके। गौस साहब, आप खान साहब को दावत देंगे कि आपके साथ बैठकर कोई नेशनल सिक्योरिटी पे कंसेंसस किया जाए दहशतगर्दी को रोकने के लिए?
बिल्कुल करेंगे। हमारा तो इसी जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और जमहूरियत में यही होता है कि बैठ के मसाइल का हल निकाला जाए। आपको याद होगा कि जब 2014 में दिसंबर 2014 थी, जिसमें जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त तो खान साहब तो कंटेनर पे खड़े थे। तो उस वक्त ही हमारे मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन तमाम स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था और इमरान खान को भी दावत दी थी, और फिर एक जगह बैठ के एक लायामल जो बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 साल के अंदर आपने देखा कि दहशतगर्दी तकरीबन 9 होने के बराबर थी और खत्म हो चुकी थी। उसके बाद ये नजर तो सर अगर कंसेंसस करना है तो फिर ब्लेम तो नहीं करना चाहिए ना। सीटीडी के जो हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ उस पर भी विफाक ने ये कह दिया कि अंडर फंडेड है और केपी गवर्नमेंट ने पैसे ही नहीं दिए उनको। तो इस तरह के बयान से तो फिर सियासी बयानबाजी का आगाज हो जाता है, असल मामला दब जाता है उससे। नहीं, देखो आप एक चीज को पॉइंट आउट तो करना चाहिए ना कि कहाँ सुस्ती हुई है। अब एक मेरी जिम्मेदारी है अगर किसी चौकीदारी करना, अगर जो कि उसमें कोई चोरी की वारदात होती है तो ज़ाहिर मुझे ये तो इल्जाम सुनना पड़ेगा ना कि जी कि ये मेरी सुस्ती की वजह से हो गया। तो ये जो कमजोरियों को वफाक ने निशानदेही की है, कोई एक्शन तो नहीं था उनके खिलाफ, सियासी बयानबाजी नहीं की। अब ये हकीकत थी कि वहाँ सीटीडी कोई वली वारिस नहीं था, वहाँ एक पूरे KPK में एक सिर्फ एसपी था। यहाँ हर डिवीजन में तकरीबन पंजाब में जितने हैं 36 डिवीजन में अलग अलग एसपी का CTG का है। तो इस तरह के अगर KPK में होते तो तवज्जो देते उनके, लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ है कि जी तालिबान से हमें दोस्ती करनी चाहिए, और फिर उन्होंने उनसे बातचीत भी की और 5000 को अभी ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे कि वो दहशतगर्दी के चक्कर से निकल आए। और जो इनको ज़हन में बैठ गया है कि हमने दहशतगर्दी करनी है, सिक्योरिटी फोर्स को मारना है, लोगों को मारना है, तो एक तो बुनियाद मजहब थी। पहले तो वो जो तालिबान थे वो मजहब की बुनियाद पे करते थे। अब ये TTP वाले ये मजहब नहीं है, इनका मकसद एंटी पाकिस्तान है। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तान ये इशू का मतलब है वो करते हैं। उसमें अगर वो मजहब तल्लुक होता तो नमाजी को शहीद करते। सही पॉइंट आ गया सर आपका। रजा साहब आपसे ये सवाल है, जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की हमने पहले बात की, एक और पॉइंट ख्वाजा आसिफ साहब ने आज रेज़ किया और वो ये किया कि जो रेफ्यूजीज़ वहाँ से आए हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद, उसमें से स्पॉट करना बहुत मुश्किल है कि जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो कौन हैं और रेडिकल एलिमेंट्स कौन से हैं। आपको लगता है कि रेफ्यूजी क्राइसिस ने भी इस चीज़ को मुश्किल बना दिया है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसमें मेरा व्यू ये है कि चूंकि जो अफगान तालिबान है उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अभी अमन कायम हो गया है। अगर अमन कायम हो गया है तो मेरे ख्याल में उनको अफगान रेफ्यूजीज को 2.10 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को वापस लेना चाहिए और उन इलाकों में उनको सेटल करना चाहिए जहां से वो आए हैं, या कम से कम जहां पे रिलेटिव काम और पीस है। तो ये तो मतलब दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान ये मेरे ख्याल में एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है, उसके ऊपर डिले नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, आपने सवाल किया है कि KP गवर्नमेंट ने जो काउंटर टेररिज्म की स्पेंडिंग की है वो काफी है नहीं। देखिए, मेरा इसमें ख्याल ये है कि जब फाटा जम हो गया था KP के अंदर, तो उस वक्त ये फैसला किया गया था कि तमाम प्रोविंसेस अपने NFC अवार्ड में से 1% जो है वो KP गवर्नमेंट को देंगे ताकि वो अपनी काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी को इंप्रूव करें। बदकिस्मती से वो पैसा उनको नहीं दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास वसाइल नहीं है, इसलिए कि ये 18th अमेंडमेंट के बाद और ये 7th NFC अवार्ड के बाद अभी प्रोविंसेस के पास 57% शेयर जाते हैं, जबकि फेडरेशन के पास सिर्फ 43% जाते हैं। सर उसी 18th अमेंडमेंट की खुल के मुखालिफत तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने की, और आप उनके किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें 18वीं तरमीम की धज्जियां उड़ा देंगे सर वो। और अब अगर उसी का फायदा उन्होंने लिया है, सो व्हाई डोंट दे डिफेंड द 18th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, उन्होंने तो फायदा नहीं लिया है। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अभी तो जो मरकज है वो बहुत गरीब है, मरकज के पास सूबा तो अमीर है ना सर, मरकज से अगर कंपेयर करें जी। सूबों के पास वसाइल बहुत ज्यादा है, बल्कि इतने वसाइल है कि वो एंड ऑफ द ईयर उनके पास सरप्लसेस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके पास वसाइल हैं कि अपने काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी को बढ़ाएं। और मैं सिर्फ ये KP की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में उनको कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ तो मरकज की तरफ से हर किस्म की उनको इमदाद मिल रही है और आइंदा भी मिलती रहेगी। लेकिन मरकज का मैंने आपको बता दिया कि उनके पास माली वसाइल नहीं है,
43% से वो लोन वापस करें या डिफेंस को दें या उसमें से डेवलपमेंट फंड करें। तो मेरे ख्याल में जब तक वो 7th NFC का फॉर्मूला रिवर्स नहीं होता तो मेरे ख्याल में मरकज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। आफ्ताब साहब, एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो रही है और वजीर आजम साहब ने भी यही कहा कि तमाम मामलात को छोड़कर मिलकर बैठ के पहले इन चीज़ों को हल करना चाहिए। तो सियासी क़यादत का ये जो इत्तेहाद है, तहरीक-ए-इंसाफ इसका हिस्सा बनने जा रही है या फिर आपको लगता है कि इनसे कोई बात नहीं हो सकती और इलेक्शन ही हल है दहशतगर्दी का भी? अच्छा देखिए मुजम्मिल, पहली बात तो ये कि हुकूमत बिल्कुल सीरियस नहीं है। जब आप इनके असेंबली के हालात देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज वजीर दिफा साहब तकरीर कर रहे थे, ख्वाजा साहब, और वो बार बार लोगों को कह रहे थे कि जी आप आपस में बात ना करें, और वो पीछे बैठे हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर जो कि साबिका स्पीकर भी हैं वो और बैठे हुए थे और 3 हजरात, और वो मुसलसल गुफ्तगू कर रहे थे, पीछे बैठकर हंस रहे थे, और जब वो ख्वाजा साहब उनकी तरफ देखते थे 2 मिनट पे चुप होते थे, फिर शुरू हो जाते थे। इसी तरह दूसरी तरफ हो रहा था, इसी तरह जिस पर नूर आलम साहब ने बात भी की कि इतनी गैर संजीदगी, तो संजीदगी तो है नहीं बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भले आप मेरे से इख्तलाफ करें, क्योंकि लेकिन ये कि अगर आप टीवी का चैनल देखेंगे और PTV की नशरियात में ये वाला आज का एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर ये संजीदा होती तो जब खान साहब ने ये कहा कि हम असेंबली में वापस जाना चाहते हैं ताकि हम और मामला थे, तो इन्होंने फौरन क्या किया? पहले ये हमें दावत देते थे, कहते थे कि आप इंडिविजुअली आके मुझे बताएं कि आपने इस्तीफा विलेंगी दिया है या फिर किसी फोर्स के जरिए दिया है, अपने हाथ से लिखा हुआ दिया है, क्या किया है। तो जब हमने कहा कि जी हम आते हैं और हमने बहुत सारे मामला पे गुफ्तगू की, ये पार्टी के अंदर फैसला हुआ कि हमें अंदर जाकर इन चीजों पे बात करनी चाहिए, तो इन्होंने फौरन 33 और फिर 43 करके फारिग कर दिया। तो जो स्पीकर साहब की रूलिंग थी कि जो स्पीकर साहब चैनल पे भी बोलते थे, लोगों से भी बोलते थे, टीवी पर भी आकर बोला उन्होंने कि जी जब तक ये मेरे पास नहीं आएंगे मैं इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा। तो संजीदगी का तो ये आलम है, लेकिन इनको सिर्फ पता चला कि हम, मतलब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट नॉन सीरियस है इसलिए डायलॉग जो है वो स्टैंड नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। गौस साहब, आपने ये बात सुनी, एक तो आपकी सीरियसनेस पे डाउट किया जा रहा है, दूसरा ये बताइए कि अब क्या हल है कोई ऑपरेशन के अलावा, और इज द गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट द ऑपरेशन फाइनली? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी वो साहब कह रहे हैं कि जी हमने असेंबली में जाना चाहते थे और उन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए। असल में बात यह है कि आप जब 2 असेंबलियां तोड़ के मतलब 550 600 के 550 MPs को आप फारिग करके बगैर किसी वजह के सिर्फ अपनी मर्जी और अना की खातिर उनको आप फारिग करके और फिर असेंबली में आप आना चाह रहे हैं, तो उससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे? यही ना कि आप शोर शराबा करने आ रहे हैं। आप पंजाब असेंबली तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे, जी। वो आपकी डिमांड पे किया हमने। बॉस साहब, ये तो आप चैलेंज वैसे करते रहे हैं उनको, और उन्होंने जब मुकम्मल किया चैलेंज तो फिर आप जो है वो उसको दोबारा से अपने आर्ग्यूमेंट को रिवर्स कर दिया आपने, ये बात तो कर रहे हैं वो? नहीं, उसमें बिल्कुल हमें इस बिल्कुल है कि हमारी लीडरशिप ने यही कहा था, हमारे वज़रा साहबान ने कि जी वो इसको असेंबली अगर ये कर रहे हैं तो हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन देखो ना, ये इलेक्शन कोई हल तो नहीं है इस चीज का। अब इन हालात में जब इलेक्शन उसमें इनको इलेक्शन किसी जल्दी है, इनको इलेक्शन किसी जल्दी है कि हमारी पॉपुलरिटी ये वक्त साफ खत्म हो रही है तो हम शख्सियत ले लेंगे, तो ऐसी बात ही। पहले मुल्क होगा तो सब सियासत होगी, हुकूमत होगी, इलेक्शन होंगे, सब कुछ होगा। पहले मुल्क तो स्टेबिलिटी तो लें। आप किसी तरह हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा जी सब इलेक्शन का ऐलान करो, हमने कहा जी बिल्कुल आप असेंबली में हैं, सर वो आ रहे थे असेंबली में, आपने इस्तीफा मंजूर कर दिया, उस पर मईशत पर भी बात करते हैं और इलेक्शन पर भी बात करते हैं। और फिर देखो ना, आप अपने देख लोगे कि क्यों अरफी साहब ने बड़ी कोशिश की लेकिन खान साहब किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, ऑपरेशन के बारे में बता दीजिएगा, वक्त कम है, ऑपरेशन के बारे में। उन्होंने धमकी दिया है कि अगर मेरे साथ यही रवैया रखेगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। 11 फरवरी किसका एस्टिमेट है? तो मेरे तरफ से खान ने इनकी सीरियस ने कहा, आप अंदाजा लगाया ना कि ये मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। एक वो अगर सिंसियरली कोशिश कर रहे थे और कुछ पेशरफ हो चली थी, ठीक है, नहीं जी पहले टाइम शॉर्ट है, ऑपरेशन के हवाले से बता दीजिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है? ऑपरेशन यही होगा। ऑपरेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, हुकूमत की यही पॉलिसी है, सबको इकट्ठा बिठा के, इंक्लूडिंग PTI पहले बिल्कुल इंक्लूडिंग PTI,
और हम उनको दावा देंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, वेलकम, ना तो हम जितनी ठीक है सर, पॉइंट आ गया, टाइम शॉर्ट है मेरे पास, को बुलाकर एक लायबल बना के सही दोबारा लिंक सेक्शन। ठीक है सर। रजा साहब आप क्या कहते हैं इस पर, इसका हल अब मजीद टॉक्स करना है, कुछ और रिफॉर्म्स करना है, या बिलावल साहब वहां विजिट करें, या फिर एक ही हल है और वो बाय फोर्स है कि ऑपरेशन किया जाए? देखो ये एक कॉम्बिनेशन होगी, इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस, ओनरशिप पहले होना चाहिए, उसके बाद जो है अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में, तो एसेंशियली वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आर्म फोर्सेस उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर ये वाकयात बॉर्डर के करीब होते हैं तो ऑब्वियसली वो आर्म फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फौज हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन इसको मिलकर हमने इसका मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह देखिए पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं और उनके ऊपर काबू पाया गया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर काबू पा लिया। मल्टीपल वेज से इसको अप्रोच करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जान गौस ने, आदि साहब, रजा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।